फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट सेकंड को। जो हमने ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, ये उसका प्रैक्टिस सेट सेकंड है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ में ही हम थ्योरी है जो सीटेट सीडीपी की, उसको भी कवर कर रहे हैं, उसे भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमने जीन पियाजे का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका टीचिंग से कोई भी रिलेटेड एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी और 3 वीडियो में हम उसके एमसीक्यू 50 एमसीक्यू हमने उसके डिस्कस किए थे। आप वे भी कर लीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी सीटेट की भी, और अगर आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आपको बताना है कि वह अवस्था कौन सी है जब बच्चा लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल रूप में वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना यानी कि सोचना शुरू कर देता है। तो आपके ऑप्शंस है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन हम पियाजे वाली सीरीज में भी, जो हमने पियाजे के एमसीक्यू किए थे, उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा आता है तो वह तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। पियाजे ने आपकी 4 अवस्थाएं बताई है संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी बताई है? पहली है संवेदी प्रेरक, जो जन्म से 2 वर्ष तक है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और 4th अवस्था बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक है। तो बच्चा कौन सी स्टेज में तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? जब वो पियाजे के अकॉर्डिंग 3rd स्टेज में होता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4th। सेकेंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देती है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो जो एक शिक्षिका है वो बच्चों को कहीं भी बैठने की क्लास में अनुमति दे देती है। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कुछ बच्चे तो समूह में पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ अपने एकांत में अलग बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो एक जो अभिभावक है उसे ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो इस स्थिति से निपटने का सबसे बेहतर तरीका पूछा है। ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। सेकंड है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। थर्ड है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और 4th है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3rd, यानी कि जो अभिभावक है उन्हें शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो शिक्षक के साथ उस पर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अभिभावक है वो प्रिंसिपल से जाकर उस टीचर की शिकायत लगाए, ये आपका गलत है। सेकंड है कि बच्चे का सेक्शन बदलने के लिए प्रिंसिपल से कहे, ये भी आपका गलत है। और 4th भी आपका गलत है, ऐसा नहीं करेंगे कि बच्चे को ही स्कूल से निकाल लेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3rd, यानी कि अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और उसके साथ इस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शंस है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, सेकंड है पावलोव, थर्ड है जीन पियाजे और 4th है वाइगोत्स्की। तो किसने सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत था उसे बढ़ावा दिया था? वो दिया था गेस्टाल्ट, जो सिद्धांतवादी थे उन्होंने। अब कौन कौन आते हैं गेस्टाल्टवाद में? गेस्टाल्टवाद में आते हैं वर्दीमर, कोफका और कोहलर, ये 3 आते हैं। और कोहलर का आपको याद होगा, कोहलर ने चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब कोहलर की हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो 3rd का राइट ऑप्शन होगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था।
क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। आपको बताना है कि जो बच्चे का बौद्धिक विकास है उसकी 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान किसने की थी। ऑप्शंस है कोहलबर्ग, सेकंड है इरिक्सन, थर्ड है स्किनर और फोर्थ है पियाजे। तो किसने की थी बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान? हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ये की थी पियाजे ने। और कौन कौन सी जो अवस्थाएं थी, कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी पियाजे ने? पियाजे ने दी थी 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी थी? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में क्या क्या नाम है इसके? इंग्लिश में नाम है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस दी थी पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के अपने सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, किशोर अवस्था में। और एक चीज और याद रखनी है आपको किशोर अवस्था से, किशोर अवस्था को कहा था तूफान का काल। और किसने कहा था? ये कहा था स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को तूफान का काल कहा था। ये भी आपको याद रखनी है, ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, किशोर अवस्था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की कैसी भूमिका होनी चाहिए? कैसी भूमिका माता पिता को निभानी चाहिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में? ऑप्शन है नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या फिर तटस्थ। तो कैसी भूमिका होनी चाहिए माता पिता की? वो होनी चाहिए अग्रोन्मुखी, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है नकारात्मक, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थर्ड है सहानुभूतिपूर्ण, बच्चों से सहानुभूति भी रखे पेरेंट्स, लेकिन जहां बच्चा गलती करता है वहां उसको करेक्ट भी किया जाए। फोर्थ है तटस्थ, बच्चा गलती करे या ना करे, बच्चे कुछ सीखे या ना सीखे, पेरेंट्स न्यूट्रल रहे। ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है आपका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि बच्चे जब सीखते हैं उस प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका जो है वो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और फोर्थ है अंतःक्रिया का सिद्धांत। जो विकास है आपका डेवलपमेंट, वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि विकास निरंतर होता रहता है। अब आपका जो विकास है वो स्टार्ट हो जाता है गर्भावस्था से और मरणोपरांत तक आपका विकास होता है। लेकिन जो आपकी वृद्धि है, विकास और वृद्धि में भी काफी डिफरेंस है। वृद्धि आपकी केवल एक फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, जैसे आपके हाइट बढ़ना, ये जो हम बाहरी रूप से देख सकते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन जो विकास है वो नापा भी नहीं जा सकता। ये चीज़ें जो वृद्धि और विकास का डिफरेंस है, ये भी हम आगे थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो जो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार संबंधित है विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। तो सेवंथ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष, सभागार या फिर घर। यहाँ पूछा है आपसे कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, उसे सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, सेकंड है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, थर्ड है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, और फोर्थ है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, वो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये तो नेगेटिव ऑप्शन है आपका, दिख भी रहा है कि जो लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है। जो रटना वर्ड है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, जो रटना वर्ड है, कंठस्थ करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स है। अगर आपके ऑप्शन में आते हैं तो आपका आंसर यही होगा अगर आपसे नेगेटिव आंसर पूछा जाता है।
तो सेकंड है जो प्रवाहपूर्व एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, जो अच्छे से कम्युनिकेशन करे वो तो बुद्धिमान होगा, और जो अमूर्त रूप से सोचता हो वो भी बुद्धिमान होगा। और फोर्थ है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, जो अपने आप को जो नया परिवेश मिलता है उसमें अपने आप को ढाल सके, वो भी एक बुद्धिमान बच्चे का ही लक्षण होगा। लेकिन जो निबंध वगैरह को जल्दी रटने की क्षमता रखता हो वो कोई बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। तो 9th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। 10th क्वेश्चन है डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सेकंड है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, और फोर्थ है कक्षा में एकदम खामोशी। तो अगर एक बच्चा मोटिवेटेड है, एक बच्चा अभिप्रेरित है, उसका संकेतक इसमें से किसको माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। ये चीज़ टीचर को भी करनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करे टीचर। एक बच्चा अगर मोटिवेटेड होगा तो वो प्रश्न पूछेगा टीचर से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, सेकंड है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, थर्ड है शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और फोर्थ है सानिध्य यानी कि संगति की आवश्यकता। तो एक बच्चे का, किसी बच्चे का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ इनमें से कौन सा पॉइंट संबंधित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, क्योंकि ये फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि आपकी शारीरिक पहलू से संबंधित है, ना कि आपके सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ। तो 11th का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन थर्ड। 12th क्वेश्चन है मन का चित्रण संबंधित है, यानी कि आपसे पूछा है माइंड मैपिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन है समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो जो माइंड मैपिंग है वो संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, कि हमारा जो माइंड है वो कैसे कार्य करता है, उस चीज पर रिसर्च करने से संबंधित है मन का चित्रण। तो 12th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ। 13th क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शंस है क्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, सेकंड है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, थर्ड है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, और फोर्थ है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। यहाँ आपसे पूछा है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो विद्यार्थियों की एक क्षमता है उसके अनुरूप अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें। जिस चीज़ को बच्चे समझ नहीं पा रहे, टीचर उसे अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करे, अलग अलग पद्धति अपनाएं उस चीज़ को समझाने के लिए। तो राइट ऑप्शन होता है 13 का ऑप्शन फर्स्ट। 14th क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शंस है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपको बताना है अकॉर्डिंग टू पियाजे की कौन सी स्टेज में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में लॉजिकल रूप से लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है बच्चा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो वो अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शंस है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, सेकंड है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, थर्ड है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना,
और फोर्थ है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो इसमें आपको बताना है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण क्या करेगा, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो कौन सी चीज़, इसमें से कौन सा ऑप्शन ये चीज़ दर्शाता है कि विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी डेवलप हो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं उन्हें प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्योंकि बच्चे जब अलग अलग क्वेश्चन करेंगे और उनके माइंड में अलग अलग आइडिया आएंगे तभी तो वे अपने अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। तो इससे बच्चों में जो सृजनात्मकता है उसका पोषण होगा। तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं प्रैक्टिस सेट के। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।